Hey guys, how are you? I'm अविशी जैन एंड मैं आपको जावा पढ़ा रही हूँ स्टार्टिंग से। लास्ट लेक्चर तक मैंने डिस्कस किया था आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स डिस्कस किए थे एंड मैं आपको टाइप कन्वर्जन पढ़ा रही थी। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। टाइप कन्वर्जन जो है इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. First is your implicit type conversion and second one is your explicit conversion. ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन प्री डिफाइंड डेटा टाइप इनटू अनदर. इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट डेटा लॉस व्हाइल डीलिंग विद द एक्सप्रेशंस कंटेनिंग मल्टीपल डेटा टाइप्स. सो ये आपके एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड इट प्रिवेंट्स द डेटा लॉस. ये आपके इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. डेटा लॉस को प्रिवेंट करता है ताकि आप अगर कन्वर्ट करो किसी और डेटा टाइप में तो आपका जो भी डेटा हो वो सिक्योर रहे. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. ठीक है, पहले इम्प्लिसिट देख लो. इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ लोअर डेटा टाइप इनटू हायर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डन बाय द कंपाइलर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द यूज़र. इंटरवेंशन मतलब बिना यूज़र के किसी चीज़ में इंटरफेयर करे बिना आपका कंपाइलर उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है. ऐसा क्यों, समझते हैं. यहाँ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल एक बकेट और एक मग का दिया है. बकेट सर्व्स एज अ हायर डेटा टाइप एंड योर मग सर्व्स एज अ लोअर डेटा टाइप. अब आप ये समझो, क्या ये जो मेरा मग है वो इस बकेट के अंदर आ सकता है? ऑफ कोर्स आ सकता है. मग का जो साइज़ है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ए बकेट, राइट. इसका मतलब जो मेरी लोअर चीज़ है वो हायर के अंदर अपने आप जा सकती है. जस्ट लाइक सपोज करो जो मेरा मग है वो इंटीजर डेटा टाइप का है एंड जो मेरा बकेट है वो सॉरी ये आपका डबल डेटा टाइप, चलो मैं ले लेती हूँ. ठीक है, ये इंटीजर है और ये डबल है. तो इंटीजर का साइज़ क्या है? 4 बाइट्स एंड डबल का साइज़ क्या है? 8 बाइट्स. तो क्या ये मेरे 4 बाइट्स ऑफकोर्स 8 बाइट से कम है? तो इंटीजर में हम जो भी स्टोर कर रहे हैं उसका साइज़ छोटा है तो हम डबल के अंदर कैपेसिटी है 8 स्टोर करने की. तो क्या हम 8 स्टोर करने वाले डिब्बे में अपना 4 स्टोर करने वाला छोटा डिब्बा नहीं दे सकते? ऑफकोर्स दे सकते हैं. जो हमारा मग है वो 4 बाइट के साइज़ का है और हमारी बकेट का साइज़ इतना बड़ा है कि उसकी कैपेसिटी 8 बाइट्स है. तो क्या ये 4 बाइट्स इस 8 बाइट्स के अंदर नहीं आ सकती हैं? ऑफकोर्स आ सकती हैं. दैट मीन्स कि जो हमारी लोअर डेटा टाइप है वो हायर डेटा टाइप के अंदर ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है एंड दिस इज़ व्हाट योर इम्प्लिसिट डेटा टाइप या फिर जो कोअर्सियन डेटा टाइप है उसका ये कन्वर्जन का मतलब यही होता है कि आपकी लोअर डेटा टाइप हायर डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है. इसमें ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है ना फिर मुझे, क्योंकि ये चीज़ आपका कंपाइलर खुद कर दे रहा है. ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखते हैं. इंट ए इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स जो मेरा इंटीजर ए है उसके अंदर वैल्यू है 3. डबल बी लिया मतलब बी क्या है साइज़, मैंने 8 बाइट्स ले लिया. ए का साइज़ क्या है? 4 बाइट्स क्योंकि इंटीजर है. बी इज इक्वल टू ए मैंने किया. दैट मीन्स मेरे बी के अंदर क्या स्टोर कर रही हूँ मैं? ए की वैल्यू. ए की वैल्यू क्या है? 3. बट बी क्या है मेरा? डबल है. दैट मीन्स वो फ्लोटिंग टाइप है. दैट मीन्स डेसिमल स्टोर होगा इसमें. तो ए की वैल्यू 3 थी. अब वो अपने से बड़े साइज़ वाले में जा रहा है तो उसी के साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. जस्ट लाइक एक मग जो बकेट में जा रहा था तो उसी के साइज़ में फिट हो जा रहा था. तो जो आपका इंटीजर डेटा टाइप है जैसे ही वो इधर जाएगा इट कन्वर्ट्स टू डबल. ऑटोमेटिकली वो डबल में बदल जाएगा. तो बी के अंदर फाइनल वैल्यू स्टोर होगी 3.0 क्योंकि 3 जो था इंटीजर में डबल में क्या हो जाएगा? उसके आगे डेसिमल लग गया. डेसिमल के बाद 0 लग जाएगा, सिंपल. तो फाइनल वैल्यू बी की क्या है? 3.0. नेक्स्ट जो है आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या फिर आप उसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हो. इसका क्या मतलब है? द कन्वर्जन ऑफ हायर डेटा टाइप इनटू द लोअर डेटा टाइप.
एंड दिस इज़ डन एक्सप्लिसिटली बाय द यूज़र. एक्सप्लिसिटली मतलब इसको यूज़र को इसमें अपना हाथ बटाना पड़ेगा. दैट मीन्स कुछ हेल्प तो करनी पड़ेगी ना कन्वर्जन में. ठीक है, एग्जाम्पल देखो. लॉन्ग ए इज इक्वल टू 3.14L. चलो एक इसी से समझ लेते हैं जो हमने पिक्टोग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है. जो हायर डेटा टाइप मेरी बकेट है, क्या अगर मुझे लोअर वाले में इसको डालना है तो मैं कैसे डाल सकती हूँ? लाइक जो बकेट है मेरी, उसको क्या मैं इस मग के अंदर फिट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा है कि अगर मैं कहूँ कि बकेट जाके बैठ जाओ मग के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो नहीं बैठ सकती. उसके लिए हमें किसी ना किसी तरीके से इसको तोड़ के या कुछ कन्वर्ट करके इसके अंदर फिट करना पड़ेगा. तभी तो हाई डेटा टाइप जो है हमारे लोअर में कन्वर्ट होगा. तो इसके लिए यूज़र को अपना काम करना पड़ता है. एंड जावा में यूज़र क्या काम करेगा? वो कुछ ना कुछ अपना कोड यूज़ करेगा, कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ करेगा, तभी फिट कर पाएगा हाई डेटा टाइप को. तो देखते हैं कैसे करता है. ये एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लॉन्ग के अंदर ए लिया. ए क्या है? लॉन्ग, मतलब साइज़ कितना हो गया इसका? 8 बाइट्स. ठीक है, इसके अंदर वैल्यू मैंने स्टोर की है 3.14. अब उसके बाद किसी ने नोटिस किया मैंने इसके बाद एक एल लगाया है कैपिटल में. In the above statement, 3.14, which is a floating point constant, is to be converted into a long type, and it is done by applying a suffix L. इस स्टेटमेंट में जो मेरा लॉन्ग ए था उसके अंदर एक वैल्यू 3.14 थी, मुझे इसके अंदर स्टोर करनी थी. जो 3.14 है, ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है, और मुझे क्योंकि इसको लॉन्ग में स्टोर करना है इसलिए मैंने उसके आगे एक कैपिटल एल लगा दिया. मतलब अगर मुझे किसी हायर डेटा टाइप को लोअर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे एक सफिक्स ऐड करना पड़ता है. सफिक्स किसका ऐड करना है? सफिक्स मतलब उस चीज़ के बाद में कुछ ऐड करना पड़ता है. जैसे मैंने जब लॉन्ग ए इज़ इक्वल टू 3.14 लिया था, तो ये 3.14 डेसिमल वैल्यू थी. इसको जब मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना था तो मैंने इसको कैसे कन्वर्ट किया? ऑफ कोर्स देखो, एक बात है, लॉन्ग का भी साइज़ 8 बाइट्स होता है, डबल का भी 8 होता है, बट द डिफरेंस इसकी डेसिमल में ऑफ कोर्स प्रिसिशन 15 डिजिट्स का है. मतलब डेसिमल की वैल्यू ऑफ कोर्स बड़ी होगी. अगर आप 1 लिख रहे हो और 1.0 लिख रहे हो, ऑफ कोर्स 1.0 आपका बड़ा होगा 1 से. डेसिमल बड़ा होता है, राइट. तो 3.14 को अगर आप लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको अलग से एल लगा दिया, क्योंकि जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो छोटे डेटा टाइप में उसका सिंबल लगा दो. अगर यही मैं इंटीजर में कर रही होती, लॉन्ग की जगह ये इंट होता, तो यहाँ पे कैपिटल में मैं आई लगा देती. अगर मैं फ्लोट में करती इसे तो मैं कैपिटल में एफ लगा देती. ठीक है, एग्जाम्पल में देखो सेकेंड वाला. फ्लोट बी इज इक्वल टू 3.14F. In the above statement, explicit conversion is necessary because all the floating point constants are by default stored as double. तो float b में भी हमने f लगाया है. अब ऐसा क्यों, इसको समझते हैं. फ्लोट जो है हमारा वो भी डेसिमल है, और जो डबल है हमारा वो भी डेसिमल डेटा टाइप है. इसका साइज़ 8 है, इसका साइज़ 4 बाइट्स है. ठीक है, अगर हम फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स फ्लोट छोटा है तो डबल में वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर हम डबल को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें कुछ ना कुछ यूज़र को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा. तो अगर मैं डबल की वैल्यू है 3.14, सबको पता है फ्लोट का प्रिसिशन बहुत कम होता है, ये वैल्यू मेरी 3.14 सपोज करो डबल में. ठीक है, मुझे इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है. फ्लोट कुछ x है मेरा वेरिएबल जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, मुझे इस वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है. अब क्योंकि ये डबल है और मुझे इसे फ्लोट में करना है तो मुझे इसके आगे भी f लगाना पड़ेगा, क्योंकि f लगाने का मतलब है मैं इसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रही हूँ. तो जब भी मुझे हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है आई हैव टू ऐड अ सफिक्स. एंड अगर मुझे लोअर को हायर में करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर कर देगा. आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी. एंड ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, इससे ज़रूर समझ में आ गया होगा आपको. नेक्स्ट इज़ योर स्टेटमेंट्स. नाउ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपकी?
दे डायरेक्ट द कंपाइलर टू परफॉर्म एन एक्शन। आप जो भी लिखते हो, जैसे मैंने सपोज करो लिखा इंट x इज इक्वल टू 2, ये आपकी एक स्टेटमेंट होती है। जैसे डायरेक्ट द कंपाइलर टू परफॉर्म एन एक्शन, इसने कंपाइलर को बताया कि ये काम करो। जैसे मैंने इंट x लिखा, दैट मीन्स मैं x के लिए एक जगह स्टोर कर रही हूँ मेमोरी में, जो कि एक इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसके अंदर मैं वैल्यू 2 दे रही हूँ। तो ये एक एक्शन करने के लिए कंपाइलर को डायरेक्ट कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। दे फॉर्म द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट एंड आर ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख दूँ, मैंने सपोज करो लिख दिया x इज इक्वल टू 2 प्लस a प्लस b, लास्ट में मैं हमेशा सेमीकोलन लगाती हूँ। अगर मैंने ये सेमीकोलन नहीं लगाया, ये आपका सिंटैक्स एरर दे देगा। सो दिस सिंबल जो मैंने बनाया है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना सेमीकोलन के आपका एरर शो करेगा। तो ऐसे आप एक स्टेटमेंट लिखते हो। अब स्टेटमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। एक तरीका इनमें से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है। Block of statements is a group of 0 or more statements between a pair of braces, and that can be used anywhere a single statement is allowed. ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा कुछ भी लिख रही हूँ। मैंने x इज इक्वल टू 2 लिख दिया, y इज इक्वल टू 3 लिख दिया, z इज इक्वल टू 4 लिख दिया। तो ये सारी जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं, मैं विद इन दीज कर्ली ब्रेसेस लिख रही हूँ, राइट। तो मैं ज़ीरो भी लिख सकती हूँ, मैं ऐसे क्लोज करके भी लिख सकती हूँ, बिना कुछ लिखे अंदर। मैं इसके अंदर बहुत सारी लाइंस लिख सकती हूँ, जितना मन करे। तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है कि मैं कितनी भी लाइन लिख सकती हूँ जहाँ एक सिंगल स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर मैंने आपको वेरिएबल स्कोप के बारे में बताया था कि इट इज़ रेफर टू द प्रोग्राम रीजन विद इन विच अ वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल। मैं इस पॉइंट को इसलिए वापस लाई हूँ बताने के लिए कि विद इन अ कर्ली ब्रेसेस जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, उसका मतलब जो भी वेरिएबल है, अगर वो स्टेटमेंट्स के अंदर डिक्लेयर किया गया है, तो इन पेयर ऑफ ब्रेसेस के बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ आपका वेरिएबल यूज़ हुआ, जैसे मैंने इंटीजर x यहाँ लिया है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस के बाहर अगर x को कहीं पे भी यूज़ करती हूँ तो ये मेरा गलत हो जाएगा। मैंने जहाँ लिया है ब्रेसेस के अंदर, उसके अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। जब आप प्रोग्राम लिखोगे आपको ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज़ योर कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर विद इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं टुगेदर, उसको मैं क्या कहती हूँ, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखना, कंपाउंड स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊंगी, ओके, जस्ट वेट फॉर इट। नाउ नल स्टेटमेंट, नल जहाँ पे भी आता है इसका मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जैसे नल ऑपरेटर था आपका, उसमें भी था क्या कहते हैं, कांस्टेंट में नल कांस्टेंट। तो नल कांस्टेंट का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू भी नहीं है एक्चुअली आपके प्रोग्राम में। इट इज़ यूजफुल वेयर द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ अ स्टेटमेंट बट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डजंट। इसका यूज़ तब आता है जब आपका सिंटेक्स जो है प्रोग्राम का, जो आप प्रोग्राम लिखते हो, जो उसका तरीका होता है लिखने का, उसके सिंटेक्स में उसकी ज़रूरत है, बट आपके लॉजिक को कोई ज़रूरत नहीं है। आपके प्रोग्राम के लॉजिक को इस नल स्टेटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको बस अपना प्रोग्राम को लिखना है, कहीं पे हल्की सी जगह पे कुछ लिखना है स्टेटमेंट किसी ब्लॉक में जहाँ यूज़ हो, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो। नल स्टेटमेंट का सिंबल है एक सिंपल सा एक सेमीकोलन लगा एंड दैट्स ओवर। ये सिर्फ नल स्टेटमेंट का इतना सा काम है, ठीक है। अब आते हैं आपके कमेंट्स एंड फिर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। अच्छा, कमेंट का काम क्या होता है आपके प्रोग्राम में? जब आप प्रोग्राम लिखोगे, आपने लिख तो लिया अपना कोड, बट उसके बाद में जो रीडर है, जो इंसान आपका कोड पढ़ा, उसे कैसे समझ में आएगा कि आप क्या बताना चाहते हो? तो आपको कमेंट्स लिखने पड़ते हैं। तो कमेंट्स आर द रीडेबल रिमार्क्स एम्बेडेड इनसाइड अ प्रोग्राम कोड। रीडेबल रिमार्क्स जिनको आप रीड कर सकते हो, जो आपके कोड के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो कोड के साथ ही अंदर लिखे होते हैं। कमेंट्स जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट,
सेकेंड इज़ योर मल्टीपल लाइन एंड थर्ड इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन। तीनों के ये सिंबल हैं। अब कैसे हैं इसको समझते हैं। जैसे मुझे एक सिंगल लाइन पे कुछ लिखना, मैंने एक इंटीजर x को वैल्यू 2 दे दी है, तो मैं ऐसे करके एक सिंगल लाइन में लिख सकती हूँ कि आई एम इनिशियलाइजिंग माई वैल्यू द वैल्यू 2x। तो ये मैंने एक लाइन में जो लिखा अपना, वो एक सिंगल लाइन कमेंट हुआ। अगर मुझे बहुत सारी लाइंस लिखनी है अपने कमेंट्स में कि मैंने प्रोग्राम में यहाँ पे किसी एक ब्लॉक में क्या किया, तो मैं मल्टीपल लाइंस के लिए ये सिंबल यूज़ करूँगी। एक डिवाइड वाला साइन, देन ये एस्ट्रिक, फिर जो भी मैंने कोड लिखा, जो भी अपना लिखना है मुझे क्या है मेरे कमेंट में, फिर मैंने एस्ट्रिक बनाई और ये फिनिश। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का काम बहुत कम आता है क्योंकि नियरली ये दोनों सेम ही होते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन इसलिए है अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा लिख रहे हो जहाँ पे काम है, तो जावा इतना तो अलाउ नहीं करेगा ना कि आप मल्टीपल लाइन में एकदम इन्फानाइट लाइंस लिख रहे हो। तो उसके लिए अधिकतर आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करते हो जिसमें बस 2 एस्ट्रिक लग जाते हैं। इसमें एक सिंगल है, इसमें 2 हैं, ठीक है। बेसिकली आप सिंगली यूज़ करोगे। लास्ट है आपका वाइट स्पेस कैरेक्टर्स इन जावा। दे आर द स्पेस टैब एंड न्यू लाइन कैरेक्टर। ये बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि आपके जावा में वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्या हैं। ये एज अ क्वेश्चन मैंने आपका लिख दिया है ताकि आप इसको याद कर लो। याद करने वाली चीज़ है वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, जो आपके दिखते नहीं हैं बट होते हैं वहाँ प्रेजेंट। आप स्पेस जब भी दबाते हो वो स्पेस आ जाती है बट उसका साइन नहीं दिखता कि यहाँ पे स्पेस है। उसी तरीके से टैब साइन के लिए और न्यू लाइन के लिए भी यही होता है। सो इसके साथ एंड होता है आपका थ्योरी पार्ट। अब प्रोग्राम के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। अच्छा, मैंने लास्ट तक वेट करने के लिए कहा था फॉर द डिफरेंस बिटवीन योर कंपाउंड स्टेटमेंट एंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स का मतलब है कि अगर मैं विद इन द ब्रेसेस कुछ भी लिखा मैंने, तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं कोई ना कोई स्टेटमेंट लिखूं। एक सीक्वेंस स्टेटमेंट्स का होना चाहिए। दैट मीन्स मोर दैन ज़ीरो, कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। बट फॉर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आप ज़ीरो भी लिख सकते हो एंड मोर दैन ज़ीरो भी। ये है कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए आप ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए स्टेटमेंट्स, चाहे एक हो दो हो, बट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स के लिए ज़ीरो भी चलेगा, ठीक है। ये सब तो ब्लॉक स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में एक चीज़ प्रोग्राम्स लिखने से पहले समझो, प्रोग्राम की टाइम भी मैं बता दूंगी। अगर आपको अपने सिस्टम पे कुछ प्रिंट करना होता है, आप चाहते हो कि ये चीज़ लिख के आए, तो उसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जो आपको लाइन याद करनी है, चाहे रट लो, विच इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन। प्रिंट या फिर यही चीज़ लिखो, सिस्टम डॉट आउट लिखो डॉट प्रिंट एलन। ये दो चीज़ें, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं, सिस्टम डॉट आउट ही लिखा है यहाँ पे भी मैंने, तो ये दो हैं। इनका डिफरेंस मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में डिस्कस भी किया है, बट ये आपकी यूज़ होती हैं प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे। जब प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे। प्रिंट का मतलब आपका जो कर्सर है इट रिमेन्स ऑन द सेम लाइन, एंड प्रिंट एलन लिखने से एलन मतलब आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये कैसे होगा मैं आपको प्रोग्राम के टाइम पे समझा दूँगी। टिल देन आपको मैंने थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। अब प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।